हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 की साइंस, और क्लास 8 साइंस में हमारा चैप्टर चल रहा था कोल एंड पेट्रोलियम। तो आगे इसी को ही कंटिन्यू करेंगे और एक बार रिविजन कर लेंगे कि जो भी हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है। तो बच्चों, सबसे पहले हमने पढ़ा कि कोल और पेट्रोलियम है क्या, एक प्रकार के संसाधन है। अब संसाधन क्या होते हैं? संसाधन वह होते हैं जिनका उपयोग करके हम अपने किसी भी कार्य को आसान बनाते हैं। जैसे अगर हम कहें गाड़ी है, तो गाड़ी क्या है? एक संसाधन है, एक रिसोर्स है ना, जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, अपने काम को इजी बना रहे हैं। जैसे अगर हम बात करें कोयले की, तो कोयला क्या है? एक संसाधन है, उसको हम ईंधन के रूप में उपयोग करके अपने कार्य को आसान बना रहे हैं। ठीक है, तो संसाधन को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। बात करते हैं, ये जो संसाधन होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं हमारे पास प्राकृतिक संसाधन और एक होते हैं मानव निर्मित संसाधन। अब ये जो दोनों संसाधन है, यानी कि प्राकृतिक और मानव निर्मित, दोनों क्या है? आपस में कनेक्टेड है। कनेक्टेड कैसे? जैसे हम कहें लकड़ी है, तो लकड़ी क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। लेकिन लकड़ी से क्या बन रहा है? डाइनिंग टेबल बन रहा है, तो वो क्या है? मानव निर्मित संसाधन। अब ये जो मानव निर्मित संसाधन है, जो कि डाइनिंग टेबल है, ठीक है, अगर हम एक एग्जाम्पल देख रहे हैं कि डाइनिंग टेबल क्या है? एक मानव निर्मित संसाधन है। लेकिन ये जो मानव निर्मित संसाधन है, बना किससे है? एक प्राकृतिक संसाधन से बना, यानी कि लकड़ी से बना है। लकड़ी नहीं होती, डाइनिंग टेबल कैसे बनता? ठीक। अगर हम बात करते हैं मूर्ति की, है ना, कोई स्टैचू है, कोई मूर्ति है, वो भगवान की प्रतिमा है या कोई सी भी स्टैचू है, वो धातु की कोई प्रतिमा है, तो वो बनी कैसी है? वो मानव निर्मित है। मानव निर्मित तो है, लेकिन वो जो धातु था वो हमें कहाँ से मिला? वो तो प्रकृति से मिला, वो तो क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये जो दोनों संसाधन है आपस में क्या है? कनेक्टेड है। ठीक है, यानी कि मानव निर्मित संसाधन है तो प्राकृतिक संसाधन ही, लेकिन मानवीय प्रयासों द्वारा उसको थोड़ा सही करके आगे हम बना देते हैं। ठीक, अपने उपयोग के हिसाब से बनाते हैं। ठीक है, चलिए इतनी बात क्लियर हो गई। फिर हम बच्चों पढ़ रहे थे कि ये जो संसाधन है इनको हमने दो भागों में बांटा, एक प्राकृतिक एक मानव निर्मित। अब ये जो प्राकृतिक संसाधन है इनको भी हमने दो भाग में बांटा, एक अक्षय प्राकृतिक और एक समाप्त होने वाले। अब समाप्त होने वाले संसाधन और अक्षय प्राकृतिक संसाधन में डिफरेंस क्या है? देखो बच्चों, अक्षय प्राकृतिक संसाधन कौन से संसाधन है? जो हमें प्रकृति से तो मिलते हैं, लेकिन कैसे मिलते हैं? सीमित मात्रा में, असीमित मात्रा में मिलते हैं, यानी कि इनका हम कितना भी उपयोग करें ये कभी भी समाप्त नहीं होते। बात करते हैं जो हमारे समाप्त होने वाले संसाधन है, जिनका नाम ही समाप्त होने वाले संसाधन है, तो यदि हम इनका ज्यादा उपयोग करते हैं तो ये समाप्त हो जाते हैं। ठीक, चलिए, तो कुछ एग्जाम्पल्स की बात भी हमने कर ली थी। रिसोर्सेज यानी कि संसाधन के बारे में हमने पढ़ा। मानव निर्मित क्या है, प्राकृतिक क्या है, उसमें भी अक्षय प्राकृतिक क्या है और समाप्त होने वाले संसाधन क्या है। अब हम एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट देख रहे थे, वो था फॉसिल फ्यूल, यानी कि जीवाश्म ईंधन। ठीक है, क्या कहते हैं? जीवाश्म ईंधन। अब ये जो जीवाश्म ईंधन है, ये है क्या? ये बने हुए किससे हैं बच्चों? ये जो जीवाश्म ईंधन है ये मृत प्राणियों के या मृत वनस्पति के अवशेषों से बने हुए हैं। ठीक है, मृत प्राणी है या मृत वनस्पति है, उनके अवशेषों से मिलकर के बनते हैं, यानी कि उनके फॉसिल से मिलकर के बनते हैं। फॉसिल यानी कि किससे मिलकर के बनते हैं? सिंपल हम कह सकते हैं अवशेष से मिलकर के बनते हैं, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है? फॉसिल फ्यूल, यानी कि जीवाश्म ईंधन कहा जाता है। तो यहाँ पर डेफिनेशन लिखी है कि जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जैसे कि कोयला है, पेट्रोलियम है या प्राकृतिक गैस है, ठीक है, ये हमारे प्राकृतिक संसाधन है। बनते हैं डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म से, यानी कि जो हमारे जीवित प्राणी है उनके मृत अवशेषों से ये बनते हैं। ठीक है, तो जो भी हमारे हम कह सकते हैं या वनस्पति है या प्राणी है, उनके मृत जो अवशेष हो जाते हैं उनसे ये बनते हैं। ठीक है, इसीलिए इनको फॉसिल्स कहा जाता है और इनसे जो ये ईंधन बनता है इन्हें फॉसिल फ्यूल कहा जाता है। ठीक है, चलिए इतनी बात क्लियर हो गई थी। कोल के बारे में लास्ट लेक्चर में हमने थोड़ा बहुत बातें पढ़ी थी।
है ना। यहाँ पर हमने चैप्टर को लेक्चर को फिनिश किया था। जैसे कोल हमें दिखाई कैसा दे रहा है, अगर हम बात करें तो काले रंग का दिखाई दे रहा है। दूसरी चीज कैसा दिखाई दे रहा है, कठोरिया हमें दिखाई दे रहा है। तो कोयला क्या होता है, काले रंग का कठोर। आपने कहीं ना कहीं कोयला जरूर देखा होगा, ठीक है। काले रंग का है, कठोर है। कैसा कठोर है, पत्थर के समान कठोर है। जैसे पत्थर कठोर होता है वैसे ये भी क्या होता है बच्चों, हार्ड यानी कि कठोर होता है। अब इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, तो इसका उपयोग हम करते हैं घरों में खाना पकाने के लिए उपयोग किया जाता है। रेलवे इंजनों में भाप का निर्माण करने के लिए उपयोग किया जाता है, जिससे रेलवे इंजन चलता है, ठीक। फिर बड़े बड़े जो हमारे उद्योग हैं, इंडस्ट्रीज हैं, वहां पर भी बच्चों कोयले का उपयोग किया जाता है ईंधन के रूप में, ठीक। तो कोयले के बहुत सारे उपयोग हैं, यहाँ पर लिखे हुए हैं। जैसे यूज इन वेरियस इंडस्ट्रीज, बहुत सारी जो उद्योग है, इंडस्ट्रीज है, वहां पर इसका उपयोग किया जाता है। यूज इन थर्मल पावर प्लांट, और थर्मल पावर प्लांट में भी विद्युत को उत्पन्न करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। रेलवे इंजन में इसका उपयोग किया जाता है। खाना पकाने के लिए कोयले का उपयोग किया जाता है। चलिए, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं कोयले से रिलेटेड कि क्या क्या उपयोग है, ठीक। तो ये उपयोग आपको नोट कर लेने हैं। चलिए बच्चों, आगे कंटिन्यू करते हैं। कोल के, देखो कोल अगर सॉलिड फॉर्म में है तो उसे हम कोक कहते हैं। लिक्विड फॉर्म में क्या होता है इसका, कोल तार, ठीक है। और गैसियस फॉर्म में होती है कोयला गैस, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कोक, ये हो गया कोल तार, ये हो गई कोयला गैस। तो एक एक करके बच्चों हमें कोक के बारे में, कोल तार के बारे में और कोयला गैस के बारे में पढ़ना है कि कैसे कैसे जो है इन्हें कार्बन से सॉरी इन्हें कोल से बनाया जाता है, ठीक। चलिए, तो उससे पहले कैसे ये जो कोक है, कोल तार है, कोयला गैस है, ये कैसे बनते हैं, ठीक है। जब हम अगर इनके गुणों के बारे में हमें पढ़ना है, इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज, भौतिक गुणों के बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है। उससे पहले हम पढ़ लेंगे कोयले की स्टोरी के बारे में कि जो कोयला है जिसके बारे में हम कह रहे हैं, जो जिसके बारे में हम चैप्टर में स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं कि ये क्या है बच्चों, एक प्राकृतिक संसाधन है। उसमें भी ये समाप्त होने वाला प्राकृतिक संसाधन, अगर ज्यादा उपयोग करेंगे तो समाप्त हो जाएगा। तो ऐसा क्यों है, उस वो सभी जो आंसर्स है हमारे क्लियर हो जाएंगे इस टॉपिक से, जो कि है स्टोरी ऑफ कोल। तो यहाँ पर हम कोयले की स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं। चलिए, तो ये कुछ कोयले की स्टोरी भी है, और इस तरीके की कोयले की जो खान है वो हमें देखने को मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पर इमेज आप देख सकते हैं कोयले की खान का। स्टोरी स्टार्ट करते हैं। चलिए, यहाँ पर पहले एक इंट्रोडक्शन में देखेंगे, यानी कि सिंपल से स्टोरी समझेंगे, फिर आगे यहाँ पर इसको थोड़ा और डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए, अब आपको ध्यान से सुनना है स्टोरी को, और ध्यान से इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं यहाँ पर उनको भी नोट कर लेना है। चलिए, तो सबसे पहले क्या हुआ, लगभग 300 मिलियन वर्ष पूर्व, 300 मिलियन वर्ष पूर्व, ध्यान क्या रखना है आपको, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं यहाँ पर आपके लिए लिखूंगी, ठीक है। 300 मिलियन वर्ष पूर्व, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो लगभग 300 मिलियन वर्ष पूर्व क्या हुआ, द अर्थ हैज डेंस फॉरेस्ट। अब जो हमारी अर्थ है, ठीक है, जो हमारी पृथ्वी है, उस पर क्या थे, घने जंगल थे। इन लो लाइंग वेटलैंड, यानी कि निचलिए, जो हमारे निचले जलीय क्षेत्र हैं वहां पर क्या थे, घने जंगल थे, ठीक। ड्यू टू नेचुरल processes like flooding, these forests got buried under the soil। अब बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा के कारण ये जो फॉरेस्ट से, कौन से फॉरेस्ट, हम क्या कह रहे हैं, जो फॉरेस्ट थे, कौन से फॉरेस्ट, जो निचले जलीय क्षेत्रों में थे, जो कहाँ थे, लो लाइंग वेटलैंड एरियाज में थे, यानी कि निचले जलीय क्षेत्रों में थे।
जो लो लाइंग वेटलैंड एरियाज में थे वो फॉरेस्ट क्या हो गए, बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा के कारण, आपको यहाँ पर लिख देना फ्लड, क्या हुआ उसके बाद फ्लड आया, ठीक है। तो बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा के कारण ये क्या हो गए, मृदा में दफन हो गए, मृदा में अंदर क्या हो गए, दब गए, ठीक है। जैसे जो हमारे फॉरेस्ट रहे होंगे, बाढ़ आई होगी, उनको क्या हो गई, डुबा के चली गई, और जो मृदा है वो उसके अंदर क्या हो गए, दब गए, जो हमारे क्या थे, घने वन थे, ठीक। एज मोर सॉयल डिपॉजिटेड ओवर देम दे आर कंप्रेस्ड। अब धीरे धीरे क्या हुआ, ये जो क्या हो गए थे, बरीड हो गए थे, यानी कि दब गए थे, बरीड यानी कि दफन हो गए थे या दब गए थे या दब गए थे। अब इनके अंदर क्या हुआ बच्चों, और भी मिट्टी की तरह लेयर्स आई, और ज्यादा सॉइल आई, और ये क्या हो गए, और ज्यादा अंदर की तरफ चले गए, और ज्यादा क्या हो गए, कंप्रेस हो गए, यानी कि संपीड़ित हो गए। कंप्रेस होना यानी कि संपीड़ित होना, और ज्यादा संपीड़ित हो गए। कैसे, जैसे ये अगर मान लेते हैं, चलिए अगर हम कहते हैं कि कुछ 4 जैकेट हमारे पास है, 1 2 3 4, इस तरीके से इतनी ये फुली हुई होंगी जैकेट, है ना। इन जैकेट के ऊपर अगर हम 4 ईंट रख दें तो वो जैकेट क्या हो जाएंगी, पिचक जाएंगी, यानी कि हम क्या कहेंगे, जैकेट क्या हो गई है, कंप्रेस हो गई है, क्या हो गई है, कंप्रेस हो गई। तो वैसे ये जो फॉरेस्ट है, पहले फॉरेस्ट रहे होंगे, उनके ऊपर बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा के कारण वो मिट्टी के अंदर दब गए। अब मिट्टी के अंदर दबने से क्या हुआ, मिट्टी की और ज्यादा क्या आई होंगी, लेयर्स आई होंगी, उसके ऊपर और ज्यादा मिट्टी आई होगी उसके ऊपर, ठीक है। और ज्यादा मिट्टी जब उसके ऊपर जमा हुई तो वो क्या हो गया, कंप्रेस हो गया, यानी कि संपीड़ित हो गया। समझ में आया संपीड़ित कैसे हुआ, उसके बाद वो क्या होगा बच्चों, संपीड़ित होगा। द टेम्परेचर ऑल्सो रोज एज दे सैंक डीपर एंड डीपर। अब जैसे जैसे अब मिट्टी की और ज्यादा मिट्टी उनके ऊपर आई तो वो और ज्यादा गहराई में चले चले गए, है ना। जैसे जैसे मिट्टी उनके ऊपर आती गई वो गहराई में जाते गए, और गहराई में जाने से क्या हुआ बच्चों, वहां पर जो तापमान था, टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा था, और प्रेशर की बात करें यानी कि जो दाब था वो भी बहुत ज्यादा था। इस उच्च दाब और उच्च ताप के कारण धीरे 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 जो ये हमारी मृत वनस्पति थी ना, ये जो वनस्पति थी, ये जो फॉरेस्ट थे, ये जो प्लांट्स थे, ये धीरे 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 कोयले में परिवर्तित हो गए, और स्लोली स्लोली ये प्रोसेस क्या हो गई, कोल का फॉर्मेशन हो गया, कोल फॉर्मेशन। धीरे धीरे क्या हो गया, कोल का फॉर्मेशन हो गया, कोयला बनता गया, ठीक है। चलो इतनी बात समझ में आई। हुआ क्या पूरे प्रोसेस में, हुआ क्या, सबसे पहले 300 मिलियन वर्ष पूर्व की ये स्टोरी है, ठीक। तो जो हमारे फॉरेस्ट थे, जंगल थे, कहाँ पर, निचले जलीय क्षेत्रों में जो जंगल थे, बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा के कारण ये मृदा में दफन हो गए। अब मृदा में दफन होने से अब इनके ऊपर और ज्यादा मृदा आई, ठीक है, और ज्यादा मृदा इनके ऊपर जमा होती गई। अब मृदा के जमा होने से ये क्या हो गए, संपीड़ित हो गए, और ज्यादा गहराई में चली गई। अब ज्यादा गहराई में जाने की वजह से यहाँ पर तापमान भी बढ़ा, और दबाव भी बढ़ा, दाब भी बढ़ा, यानी कि टेम्परेचर भी बढ़ा और प्रेशर भी बढ़ा। इसी टेम्परेचर और प्रेशर के बढ़ने से धीरे 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 ये जो मृत वनस्पति थी, ये जो मृत पेड़ पौधे थे, ये धीरे 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 कोयले में परिवर्तित हो गए। तो सिंपल सी स्टोरी यही है कोल फॉर्मेशन की, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट यहाँ पर क्या है कि हाई प्रेशर पर और हाई टेम्परेचर पर ये जो डेड प्लांट्स थे ये स्लोली 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 यानी कि धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित हो गए। और ये जो प्रोसेस है कि धीरे धीरे ये जो कोयले में परिवर्तित होते हैं ना, ये जो हमारी मृत वनस्पति है, इसी प्रोसेस को कार्बनीकरण कहा जाता है या कार्बनाइजेशन कहा जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, फिलहाल आपको ये पॉइंट्स नोट कर लेने हैं। चलिए, तो अब इसे थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं एक एक पॉइंट के साथ। चलिए, कि 300 मिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी पर निचले जलीय क्षेत्रों में घने वन थे। एक पहला पॉइंट कंप्लीट, आप नोट कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट है, बाढ़ जैसे प्राकृतिक प्रक्रमों के कारण ये वन मृदा के नीचे दब गए। बाढ़ आई तो ये वन क्या हो गए, मृदा के नीचे दब गए। अब उनके ऊपर अधिक मृदा जम जाने के कारण वे संपीड़ित हो गए। अब जैसे जैसे उनके ऊपर, जैसे हमने जैकेट वाला एग्जांपल लिया कि ज्यादा जैकेट्स हैं, उनके ऊपर 4 ईंट रख दो, जैकेट के ऊपर 4 ईंट रख देंगे तो वो क्या हो जाएंगी, पिचक जाएंगी ना, कंप्रेस हो जाएंगी। ये लैंग्वेज में हम क्या बोलते हैं, कंप्रेस हो जाएंगी, ठीक है। तो क्या होता है,
तो जो हमारे वन थे, जो पहले मृदा के नीचे दब गए थे, अब उनके ऊपर और ज्यादा मृदा आई, मृदा यानी कि मिट्टी, और ज्यादा मिट्टी आई, तो मिट्टी आने से क्या हुआ, वो क्या हो गए, कंप्रेस हो गए, यानी कि संपीड़ित हो गए। ठीक, जैसे जैसे वे गहरे होते गए उनका ताप भी बढ़ता गया। अब जैसे जैसे वो गहरे होते गए वैसे वैसे क्या होता गया, वहां पर टेम्परेचर भी बढ़ने लगा। अब उच्च दाब और उच्च ताप पर पृथ्वी के भीतर मृत पेड़ पौधे धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित हो गए। अब इसी उच्च दाब में आपको ध्यान रखना है, उच्च ताप और उच्च दाब यानी कि हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर के कारण धीरे 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 ये जो मृत पेड़ पौधे थे वो धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित हो गए। ठीक, कोयले के मुख्य रूप से कार्बन होता है। अच्छा, कोयले में मुख्य रूप से क्या होता है बच्चों, कार्बन होता है। ठीक, और यही जब मृत वनस्पति के धीमे पराक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन को कार्बनीकरण कहते हैं। अगर कहा जाए कि कार्बनीकरण प्रोसेस क्या है, कि जो कोयला धीरे, ये जो हमारे मृत वनस्पति है धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित हो रहे हैं, इस प्रोसेस को ही कार्बनीकरण कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि यह वनस्पति के अवशेषों से बना है, अतः कोयले को जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं। अब एक और चीज, कोयला बनता है कौन सी प्रोसेस से, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि कोयला कौन सी प्रोसेस से बन रहा है, कार्बनीकरण या कार्बनाइजेशन प्रोसेस से बन रहा है। कोयले में क्या होता है, ज्यादातर कार्बन होता है। दूसरी चीज ये है कि जो कोयला है ये जो मृत वनस्पति है उनके अवशेषों से बनता है, तभी तो इतने साल लगते हैं, 300 मिलियन वर्ष लगते हैं। ठीक, तो उनके अवशेषों से बनता है, इसीलिए कोयले को क्या कहा जाता है बच्चों, फॉसिल फ्यूल यानी कि जीवाश्म ईंधन भी कहा जाता है। अगला, यहाँ पे चित्र हम देख सकते हैं जहां पर हमें कोयले की खान दिखाई दे रही है। अच्छा, चलिए, तो कोयले का निर्माण कैसे हुआ, देखो ये एरियाज थे, ये जो स्वाम्प यानी कि जो लो लाइंग वेटलैंड एरियाज थे, ये धीरे धीरे मिट्टी में दब गए, संपीड़ित हो गए और धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित हो गए। लेकिन एक चीज यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर से। ठीक, ये जो प्रोसेस है जहां पर उच्च दाब और तापमान में मृत वनस्पति कोयले में परिवर्तित हो जाते हैं, इस प्रक्रिया को कार्बनीकरण कहते हैं। ठीक है, ये कार्बनीकरण या कार्बनाइजेशन प्रोसेस आपको पता होनी चाहिए। चलिए, इतना नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों, तो कोयले के बारे में हमने पढ़ा, कोयले की स्टोरी यानी कि कोयले की जो कहानी है उसके बारे में हमने पढ़ा कि कैसा जो है ये जो वनस्पति है, जो पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधों से ही कोयला बना हुआ है। क्या आप सोच सकते थे कि पेड़ पौधे जो ये जो कोयला है ये बना हुआ कैसे, पेड़ पौधों से ही तो बना है। और पेड़ पौधों से कैसे बना है, क्या क्या प्रोसेस से होकर के ये बना है, ये सारी प्रोसेस हमने डिस्कस कर ली है। बाकी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।